हेलो फ्रेंड्स। तो एक इंट्राडे जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है सेटअप्स का, उसमें एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली इसमें जो मैं अंडरस्टैंडिंग मेरा जो हो रहा है इंट्राडे करने के लिए, वो बेसिकली मैं शेयर करता हूँ। ये जो भी मैं शेयर करता हूँ वो आप बाकी आप टेस्ट करना और उस पर और इम्प्रूवमेंट करना और कमेंट भी करना। वो करके तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है व्यूअर्स को भी और मुझे भी। तो फ्रेंड्स, एक जो कॉन्सेप्ट मार्केट में जो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट सपोर्ट पे डिमांड फाइंड करता है और रेजिस्टेंस पे उसे सप्लाई मिलता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई एरिया। डिमांड एंड सप्लाई एरिया। तो डिमांड एरिया में क्या होता है कि हम इंट्रा बेसिकली मैं इंट्राडे के लिए ये ट्राई कर रहा हूँ सेटअप। और सप्लाई एरिया, तो बेसिकली हमें वो एरिया देखना है। अगर हम डिमांड एरिया देख रहे हैं तो हमें वो एरिया देखना है जहाँ से प्रीवियसली प्राइस ने वॉलेंट अप मूव किया था। और सप्लाई एरिया, हमें वो एरिया देखना है जहाँ प्रीवियसली प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया था और वॉलेंट डाउन मूव किया था। मतलब एक अच्छा डाउन मूव, एक अच्छा अप मूव जिस एरिया से हुआ था हम वो देखेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत स्लो ऐसा ऐसा मूव को हम डिमांड एरिया नहीं देखेंगे, इतना स्लो अप मूव को नहीं देखेंगे। एक अच्छा एंगल पे वॉलेंट थोड़ा रिएक्शन हुआ तो उस एरिया को हम डिमांड एरिया कहेंगे और सप्लाई एरिया कहेंगे। तो बेसिकली प्रोपोजिशन ये है मेरा। और अब इसका मैं लॉजिक भी दूंगा कि अगर प्राइस मान लो एक डिमांड एरिया से बहुत ही फास्ट आगे मूव किया है, तो सेकंड टाइम आएगा तो भी एक चांस है कि एक मोमेंटम देगा। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ही मोमेंटम दे, बट एक कंसिडरेबल मोमेंटम देगा जो हमारा इंट्रा डे ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो जाएगा, वो फुलफिल कर सकता है। ये वो फुलफिल कर सकता है हमारा ये एरिया में। ऐसा क्यों होगा? ये मानो कि अब इसका कॉन्सेप्ट मैं लॉजिक बताता हूँ, बताओ बताना अपना कमेंट सेक्शन में आप एग्री करते हो कि नहीं। मान लो ये सपोर्ट एरिया है, प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट लेके बहुत ही तेजी से भागा, बहुत ही वॉलेंट मूव दिया ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने बाई किया था, बिग इंस्टीट्यूशन ने बाई किया था। बट बिग इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, जो एक बार में फुलफिल नहीं हो पाते, सिंगल अटेम्प्ट में फुलफिल नहीं होते। तो प्राइस वापस उस रेंज में आता है और बाकी जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं वो भी ट्रिगर होते हैं, क्योंकि ये प्राइस इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ दिन पहले या कुछ घंटे पहले अट्रैक्टिव था, तो अभी भी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन होगा तो थोड़ा सा एक फास्ट मूव मिलता है डिमांड एरिया में, फास्ट मूव अप मिल जाता है, जो हमारा इंट्राडे टारगेट तो एटलीस्ट फुलफिल कर ही देगा, इंट्राडे टारगेट फुलफिल कर देगा। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये एरिया, मान लो एक चीज़ और आप ध्यान रखो कि ये एरिया है, एक बार वायलेंट मूव गया तो इतना गया, सेकंड टेस्ट में कम जाएगा। मतलब एक एक ही टेस्ट तक हम, फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट मैक्सिमम तक इसमें वैलिड कर सकते हैं। थर्ड टेस्ट में हो सके कि ये ब्रेकडाउन करके नीचे भी आ जाए। ये भी होता है क्योंकि जितने बार टेस्ट कर रहा है पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल होते जा रहा है, तो अब जब ऑर्डर बचेगा ही नहीं तो क्या अप मोमेंटम होगा? तो इसका मतलब है कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और एक डाउन मूव कर सकता है। तो मेरा जो प्रोपोजिशन है, मेरा प्रोपोजिशन ये है कि अगर कहीं से वॉलेंट अप मूव आया हुआ है तो वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स और भी पड़े होंगे सेम लेवल के अराउंड। तो प्राइस अगर रिविजिट करता है तो वो ट्रिगर होते हैं और मार्केट जो अप मूव देता है मोमेंटरीली। और सिमिलरली रेजिस्टेंस केस में भी होता है, अगर यहाँ से बहुत ही वॉलेंटली सेल ऑफ आया है तो प्राइस अगर वापस मूव करेगा इस लेवल पे, इस एरिया पे, तो वापस जो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होंगे, जो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होंगे वो ट्रिगर होंगे और एक डाउन मूव हमें देगा, जो हमारा इंट्रा डे के प्रॉफिट को हमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा। लेकिन हमें एरिया का ध्यान रखना है कि एरिया के ध्यान में हमें ये रखना है कि फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड टाइम पे हम ट्रेड ले सकते हैं, थर्ड टाइम पे हम ट्रेड नहीं लेंगे इसमें बुलिश फॉर्मेशन। और इसमें भी एरिया जो हो, अगर बुलिश या रेजिस्टेंस पे है तो कोई बियरिश कैंडल बने, और अगर सपोर्ट पे है तो इसके अंदर कुछ सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बने, बुलिश कैंडल। आई होप ये लॉजिक से आप लोग मेरे अग्री कर रहे होगा। अब आइए उसको चार्ट पे भी थोड़ा देखने का ट्राई करते हैं, निफ्टी का ही एक दो कॉन्सेप्ट में और आज डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहला गैप डाउन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो गैप डाउन में क्या होता है? 2 दिन से मार्केट गैप डाउन हो रहा है। तो गैप डाउन में एक बात याद रखो कि अगर मार्केट यहाँ इस लेवल से गैप डाउन कर रहा है और इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो आप फर्स्ट 5 मिनट या फर्स्ट 10 मिनट में तो इमीडिएटली आप सेल मत कर देना, इमीडिएटली सेल नहीं करना पड़ता चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन हो रखा है और मार्केट ने इतना रेड कैंडल बना दिया जैसे आज का बनाया था। तो ये ऐसा नहीं कि आप यहीं पर शॉर्ट कर दो, बिकॉज जो भी सेलर्स होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि वो गैप डाउन और जो भी सेलर्स होंगे यहाँ पे, कोई जिसने भी सेल किया हुआ बहुत प्रॉफिट में होगा, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा मार्केट में। तो अगर अप मूव आ रहा है रेजिस्टेंस में और वहाँ पे हमको बियरिश सिग्नल मिल रहा है तो हमें वहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए हाई कन्विक्शन से, तो हमें डाउन मूव मिल सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये हुआ था, बियरिश कैंडल 15 मिनट में बना तो उसके बाद रिट्रेस किया और जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ से एक सेल ऑफ आया। तो हमें गैप डाउन में यही देखना चाहिए कि तुरंत हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, उस पुल बैक का वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट वेव्स में जाता है। अगर गैप डाउन हो गया तो ऑलरेडी डाउन मूव हो गया है, तो एक अप मूव एक्सपेक्टेड है, फिर डाउन मूव करेगा, ऐसे ही जाएगा। डायरेक्टली मार्केट ऐसे डाउन डाउन नहीं जाता है। डाउन अगर आ गया है तो कुछ रिट्रेस करेगा एंड देन अगेन डाउन मूव देगा।
सिमिलरली गैप अप में भी अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाता है तुरंत बाई नहीं करना है। गैप अप हो गया मान लो इस लेवल से, तो पुल बैक का वेट करना है और फिर यहाँ से बाई करना है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे नहीं कि गैप अप हुआ तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये नॉर्मल पार्लेंस में आपको देखना है। तो ये बीच में डिमांड सप्लाई एरिया की ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब देखिए निफ्टी में क्या डिमांड सप्लाई एरिया है, हम थोड़ा सा देखते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्राइस एक्शन भी समझते हैं। तो और हमें ये पता है डिमांड सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, अगर नीचे आ जाता है तो रेजिस्टेंस हो जाता है, ऊपर हो जाता है तो सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर काफ़ी वॉलेंट मूव आया था, ठीक है। तो सेकंड टाइम तो इस टाइम तो ब्रेक कर दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो यहाँ पे भी वॉलेंट मूव आया है, सेम एरिया पे वॉलेंट मूव आया है अपसाइड में। मतलब यहाँ पे पेंडअप डिमांड कुछ था जिसको, तो सिमिलर प्राइस एक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये इनिशियल यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बाइंग आई है, यहाँ बाइंग आई है। तो एक डिमांड एरिया था जो ब्रेक हो गया था। तो इस तरह से हमको डिमांड और सप्लाई एरिया को भी देखना है और थोड़ा और डीप में एनालाइज करना भी, मैं इस पे सीख रहा हूँ। जैसे अब ये देखो, ये यहाँ से इनिशियली ये डिमांड एरिया था, ये देखो उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया नहीं, देखो प्राइस ने कंसोलिडेट करके गया और बाद में जब ये टूट गया तो यहाँ से ह्यूज सेल ऑफ आया। तो यहाँ सप्लाई भी बहुत था इस लेवल के नीचे। तो जब सेकंड टाइम मार्केट आया और यहाँ पे बेरिश सिग्नेचर अगर दे रहा है तो देखो फिर से वॉलेंट नीचे आया, बिकॉज यहाँ पेंट अप सप्लाई होगा। जिसने सेल करना या स्क्वायर ऑफ करना यहाँ पे भूल गया, बड़ा ऑर्डर लगा होगा, तो सेकंड टाइम जब रीच किया तो फिर से वो ट्रिगर हुआ, फिर से एक डाउन मूव आया। तो इस तरह से सप्लाई एरिया काम करता है। इसी तरह डिमांड एरिया में आप देख सकते हो, कल कल यहाँ पे डिमांड एरिया था, ये जो है ये डिमांड एरिया है, जो गैप्स है ये डिमांड एरिया है। ये सब पूरा डिमांड, क्योंकि यहाँ मार्केट गैप अप हुआ था और ऊपर गया था, तो इवन तो गैप डाउन पे मार्केट आया तो थोड़ा सा रिवर्स किया। तो यहाँ से यहाँ तक का बहुत अच्छा टारगेट इंट्राडे में है, क्योंकि ये डिमांड एरिया पे था, फर्स्ट टाइम आया तो एक क्विक मोमेंटम ऑफ साइड दिया, फिर रिजेक्शन लिया सप्लाई एरिया पे और नीचे आ गया। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं, ट्रेडिंग को इस कॉन्सेप्ट में भी देख सकते हैं। अब आज फ्रेंड्स मैंने आज डिमांड और सप्लाई एरिया बना रखा था कि यहाँ से ये एरिया जो था, ये एरिया जो मैंने पहले से बना रखा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिमांड आया फास्ट, यहाँ से फास्ट डिमांड है, मतलब इस एरिया में डिमांड था, लेकिन मार्केट इसके नीचे आ गया तो अब ये सप्लाई एरिया हो गया, यहाँ से सप्लाई ज़्यादा होगा। मार्केट ने आज गैप डाउन दे दिया था, तो मार्केट जब रिट्रेस कर रहा था ऊपर, जब मार्केट रिट्रेस कर रहा था ऊपर, तो मैं यहाँ एक बेरिश सिग्नेचर देख रहा था, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्विक मोमेंटम आएगा डाउन साइड में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया या आप सप्लाई एरिया के लो, यहाँ पर अच्छा खासा सप्लाई एरिया है। तो आप पहला निगेटिव कैंडल देख के शॉर्ट कर सकते हो। बाकी सिंगल कंफर्मेशन नहीं, मल्टीपल कंफर्मेशन में तो भाई ये 5 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं जो क्या हुआ था आज। तो इनिशियली जब ये इतना बड़ा कैंडल बन गया था तो मैंने फीबो लगा दिया था, फीबो लगा दिया था इसी कैंडल पे, लो और हाई में कैंडल फीबो लगा दिया था। आई थिंक रिवर्स में फीबो लगाना पड़ेगा। ये देखो फीबो यहाँ से ऐसे लगा दिया। तो अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। दो चीज़ मुझे दिख रहा था, एक तो बहुत भी बड़ा रेड कैंडल बना हुआ था, बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना हुआ था, तो मैं इसका देख रहा था कि 68.8% रिजेक्शन एरिया जो इसी रेजिस्टेंस एरिया या आप सप्लाई एरिया में कह लो, सप्लाई एरिया में बन रहा था। और ये देखो क्विक मोमेंटम दे रहा था सेल ऑफ के बाद, लेकिन वॉल्यूम तो आ नहीं रहा था। तो मुझे इस अप मोमेंटम पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। वॉल्यूम मैंने ग्रुप पे भी लिखा था कि वॉल्यूम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, कैंडल का साइज बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो बहुत छोटा छोटा था, वीपीए में जो हमने सीखा है। और 68.8% के ये जो हैमर बना था, हैमर हैमर ये इसका मैंने हाई का एसएल लगा के शॉर्ट किया, पहला जो रिजेक्शन कैंडल था, लेकिन मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल इसलिए हिट हो गया क्योंकि इसके थोड़ा सा जस्ट ऊपर निकल गया, 5 6 7 पॉइंट जो विक था ये ऊपर, ऑल क्लोजिंग नहीं हुआ था इसके ऊपर, लेकिन विक जो है ये ऊपर निकल गया। तो एक लेसन हमें मिला कि जो एसएल में हमको थोड़ा सा लीवे देना चाहिए, लीवे देना चाहिए, बिकॉज एग्जैक्ट आप अब इस लेवल पे लगा दोगे तो मार्केट थोड़ा विपसॉ करता है, वॉलेटिलिटी रहता है, थोड़ा 5 10 पॉइंट ऊपर नीचे हमको करना चाहिए। लेकिन ये परफेक्ट एंट्री इसलिए था कि मैं बताऊं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत छोटा था। इस हैमर पे अगर यहाँ इंटर करते 20 30 पॉइंट का एसएल होता, और एटलीस्ट रिजेक्शन के लिए आप इस ट्रेंड लाइन का तो वेट कर ही रहे थे, मतलब यहाँ तक तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करते। इतना बड़ा और तो मुझे नहीं पता कि रिजेक्शन के लिए हम वेट करते और इतना बड़ा रिजेक्शन होता है, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अगर हम प्लानिंग करते तो एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट तक तो प्लान करते ही। तो एक था सप्लाई एरिया था, उसके बाद रिजेक्शन कैंडल बन रहा था, फीबो का 0.6 and 8% रिजेक्शन। तो मार्केट इन जनरल ही वीक था, मार्केट इन जनरल आज वीक है बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनेरियोज और फ्रॉड का भी केस है। बैंक निफ्टी भी में थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ था, प्लस ग्लोबल सिनेरियो भी है। और जो अप मूव आ रहा है, आप देखो कैंडल का साइज इतना ज़बरदस्त बन रहा है, हैमर बन रहा है, वॉल्यूम कुछ आ ही नहीं रहा है, वॉल्यूम बहुत ही स्लो आ रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि
शॉर्ट, उसके बाद मैंने वेट किया ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का, तो यहाँ कहीं शॉर्ट किया, छोटा सा प्रॉफिट लिया। लेकिन अगर आप यहाँ से देखो, तो ट्रेडिंग जो है ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड है, हम मल्टीपल कंफर्मेशन का वेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप, मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ करते और एस एल आप, एस एल आप कितना देते हैं, एस एल इस कैंडल का हाई के थोड़ा सा ऊपर देते हैं, 18 पॉइंट का भी एस एल दे दिया, मान लो 18 पॉइंट का एस एल दे दिया और टारगेट यहाँ पे दे दिया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे तो 3.78 का है। अगर आप वहाँ पे ट्रेड करो 3.7, नॉट 2 नॉट 1, 3.78 का आर आर रेशियो है। तो अगर हम बहुत मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, इवन दो लॉस भी होगा, छोटा छोटा लॉस होगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा इसमें। ये आर आर रेशियो बहुत ही ज़बरदस्त फेवरेबल में। अब यहाँ पे शॉर्ट किया मैंने, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, वापस रिट्रेस किया, तो काफ़ी पोजीशन लॉस में भी जा रहा था। उसके बाद ये मूव आया, बट अगर आप देखो यहाँ पे आप शॉर्ट किए रहते तो आप पूरे जर्नी में कभी भी निगेटिव नहीं होते, अनलेस ये इसके ऊपर निकलता, तब तो ट्रेंड ही चेंज हो जाता या कुछ हम स्क्वायर अप कर लेते। बट यहाँ पे शॉर्ट करने पे आप इतना जो वॉलेटिलिटी है उसमें भी आप पॉजिटिव ही रहते हैं। तो मैं इस एस्पेक्ट को आपको बोल रहा हूँ कि आप सर्च करो आर आर रेशियो। आप देखो आर आर रेशियो क्या होता है। आप देखो ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे क्या इशू था, क्योंकि यहाँ पे भी डिमांड एरिया है, ये एक इंट्राडे का डिमांड एरिया क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्राइस क्विक मोमेंटम दिया था ऊपर तक, ये चाहिए 1 2 3 4 4 कैंडल अच्छे अच्छे लेंथ का। तो चूंकि अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन तोड़ा, बट नीचे डिमांड एरिया ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो हमारा टारगेट इतना ही था, फिर यहाँ से क्विक मोमेंटम दिया। तो यही मैं कह रहा हूँ, ऑल्दो यहाँ हम देखते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो हमें अच्छा क्या कहते हैं टारगेट मिलना चाहिए था। हम ये वेट करते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया तो अच्छा टारगेट मिलना चाहिए था, बट ये देखो यहाँ पे एक डिमांड एरिया, आज ही का डिमांड एरिया बना हुआ था, मार्केट ने रिट्रेस किया, क्विक मोमेंटम दिया, उसके बाद वापस इसको ब्रेक किया, तब एक जाके डाउन मोमेंटम आया। तो मेरा यही सबमिशन है इस वीडियो से कि हमें थोड़ा डिमांड सप्लाई एरिया के रिस्पेक्ट में भी देखना चाहिए। अगर हम डिमांड एरिया देखे शॉर्ट स्कैल्पिंग वाला सी, लेकिन इतना हिम्मत नहीं होता करने का, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हैमर वैमर कुछ बना नहीं था। तो लेकिन शॉर्ट करना यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बेटर आर आर रेशियो पे था। और फिर आप देखो ये, अब आप डेली चार्ट पे देखो, ये भी एक डिमांड एरिया था, लेकिन डिमांड एरिया ब्रेक क्यों हो गया ये भी मैं दिखाता हूँ। अगर आप डेली चार्ट पे जाओ, लेट्स सी डेली चार्ट पे जाते हैं हम। ये वीवो बना रहेगा यहाँ पे, कोई नहीं। डेली चार्ट पे आप देखो कि ये लेवल से प्राइस यहाँ पे एक बार गया है, फिर घूम के आया, फिर एक बार गया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे से जो मान लो यहाँ पे से काफ़ी, एक और थोड़ा सा जूम आउट करो, प्राइस जो यहाँ से एक बार जंप किया, फिर दोबारा जंप कर चुका है, फिर दोबारा जंप कर चुका है, तो काफ़ी यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है ये आई थिंक अब खत्म हो चुके हैं। दो बार के बाद इनवैलिडेट ही हो जाता है मोस्टली, और इसने इसको ब्रेक भी कर दिया है, और ब्रेक भी कर दिया, और आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देखो तो एक बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया है, और उसके नेकलाइन का, नेकलाइन के नीचे आई थिंक क्लोजिंग भी हो गया है। तो अब निफ्टी तो काफ़ी मतलब वीक लग रहा है इस लेवल से, क्योंकि अब जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल है 16,400 ही है, इसके बीच में कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी मेजर स्विंग इस यहाँ पे क्लोज हुआ है, और यहाँ इसके बीच में कुछ भी, एकदम खाली रास्ता, खाली आसमान है। तो काफ़ी डेंजर सिचुएशन हो चुका है निफ्टी में, हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन भी बन चुका है एक, और नेकलाइन का आई गेस ब्रेक भी हो चुका है, थोड़ा सा क्लोजिंग भी हो चुका है। अब देखते हैं प्राइस एक्शन क्या होता है। तो रिवर्स में देखिए में भी जा सकता है। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है कोई बात नहीं है, डिस्कशन मोड में हमारा वीडियो रहता है, कुछ ज्ञान के मोड में नहीं रहता। पॉइंट्स टू पॉन्डर, आप पॉइंट्स टू पॉन्डर की तरह से देखो ये वीडियो, तो काफ़ी लर्निंग होगी क्योंकि मार्केट में आपको सोच सोच के ही करना है। मार्केट आप सोच सोच के एक्शन लेना है, कोई रटा रटाया ज्ञान तो है नहीं, आपको खुद एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे देखो मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा नहीं, ये मान लो एक शोल्डर है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है। तो अब इसको नेक लाइन को ऊपर तोड़ता तब हम बुलिश भी हो देते, लेकिन ऊपर में इतना रिजेक्शन था और इनवैलिडेट हो गया ये पैटर्न इसके नीचे, तो काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया है। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। आप देखना कि फेलियर ऑफ पैटर्न को भी हमको स्टडी करना चाहिए, फेलियर ऑफ पैटर्न्स। तो ऑल दो आज मैंने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, मार्केट तो बहुत पुट साइड में ही था, मैं फाइनली 1.3 लैग नहीं, छोटा एक लॉट से करता हूँ तो अराउंड प्रॉफिट हुआ, लास्ट में मैंने ट्रेड ले लिया था।
लेकिन इतना मोमेंटम कैप्चर करना बड़ा ही पेशेंस का काम है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बट मैं अब डिमांड सप्लाई एरिया पे बुलिश और बेरी सिग्नल वाला कॉन्सेप्ट ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई करूँगा मार्केट में। लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि आर आर रेशियो बहुत फेवरेबल है, मेजर करके देखने को, बैक टेस्ट करना। हो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप इस होल कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।